Hello students, good morning to all of you. स्टूडेंट्स, हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ रहे थे और इस क्रम में मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको बताए थे। आज हम उसके और आगे के कार्यों का वर्णन करेंगे, उनको देखेंगे। देखिए, एक पहला काम जो मैंने आपको बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सबसे मुख्य काम है वो है नोटों का निर्गमन करना। 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी नोट हमारे वर्तमान में चलन में हैं, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000, इन सभी के नोटों का जो निर्गमन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और सिक्कों की ढलाई का काम भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, शैलबोनी पश्चिम बंगाल में इनकी प्रिंटिंग प्रेस है। दूसरा था, ये सरकार का बैंकर है, सरकार का अभिकर्ता है और सरकार का वित्तीय सलाहकार भी है। इसके आगे देखिए, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो तीसरा महत्वपूर्ण काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो है कि ये बैंकों का बैंक है और अंतिम ऋणदाता है। देखिए, जितने भी अनुसूचित बैंक्स हैं, व्यापारिक बैंक हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक हम लोग देखते हैं, इन सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, जितनी टोटल डिपॉजिट्स हैं, उसका 3% से लेकर और 15% तक, मतलब न्यूनतम 3% और अधिकतम 15% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा कराना होता है। इसे हम नगद कोषानुपात भी कहते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। अगला इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है वित्तीय पर्यवेक्षण, यानी देश के अंदर जितने भी बैंक हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबका फाइनेंशियल सुपरविजन जो करना, उनके हर एक क्रियाकलाप की देखरेख करना, मॉनिटरिंग करना, देश के वित्तीय हालातों पे एनालिसिस करना, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 कार्य हुए। अगला जो 5वां कार्य है वो है समाशोधन गृह। समाशोधन गृह, जिन्हें हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। क्लियरिंग हाउस पे क्या होता है कि बैंकिंग क्रियाकलापों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, उन विवादों के निपटारों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में 14 केंद्रों पर अपने क्लियरिंग हाउस स्थापित किए हुए हैं। अब इनमें 4 जो समाशोधन गृह हैं वो तो 4 महानगरों में हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, और बाकी के जो 10 स्थान हैं वो कानपुर, बेंगलोर, नागपुर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, जोधपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, इन सब में जो समाशोधन गृह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापित हैं। अपने राजस्थान में जयपुर में भी आरबीआई का क्लियरिंग हाउस स्थापित है, और जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा नहीं है वहाँ ये कार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि देश के हर जिले में, हर स्थान पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा हो, ये संभव नहीं है। और प्राय आजकल सारे जो आपत्तियां हैं या शिकायतें हैं वो ऑनलाइन हो जाती हैं, इंटरनेट के माध्यम से हो जाती हैं, तो जो विवादों का निपटारा भी ऑनलाइन ही किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है विदेशी विनिमय नियंत्रण। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश की जो बहुमूल्य धातुएं हैं या फॉरेन करेंसी है उसको सुरक्षित रखता है। कभी वित्तीय आपातकाल हो जाए या भुगतान असंतुलन की स्थिति हो जाए, जब हमें नोट छापने हो या हमें कर्जा देना हो या हमारे पास पैसे की सरकार के पास बहुत कमी हो जाए, तो इस स्थिति में
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सरकार की मदद करता है। ठीक है। अगला कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है बैंकिंग प्रणाली का नियमन। यानी जो भी बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश में, कि किसी को नया बैंक खोलना है या बैंक वाले कितना ब्याज देंगे, मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ब्याज दर, बैंक दर, CRR, इन सब की रेट्स क्या होंगी, क्या इनकी दर होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बैंकिंग सिस्टम में देखिए एक काम होता है लाइसेंस। तो जो सेक्शन 22 हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग किसी को भी यदि नया बैंक स्थापित करना है, नई बैंक खोलनी है, तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बैंकों को लाइसेंस देता है। ठीक है। दूसरा देखिए प्रबंध, तो धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के किसी भी बैंक के किसी भी निदेशक या प्रबंधक को यदि अवांछित समझता है तो उसे पद से हटा सकता है और बना भी सकता है। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम में मैनेजमेंट भी देखती है। या शाखा विस्तार है, ब्रांच का एक्सपेंशन है, यदि किसी बैंक को अपनी नई शाखाएं खोलनी है अलग अलग जगहों पे, तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा, पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। निरीक्षण है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि वो किसी भी बैंक के पूंजी कोष हैं या उसकी नगद राशि के बारे में, उसके द्वारा दिए गए ऋण के बारे में, या जमानत के रूप में कोई उसने प्रतिभूति रखी है, किसी भी बात की बैंक की जो जांच है, अनियमितताओं की जांच है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। जैसे इसमें आगे आप विलियन बता सकते हो, अवसायन यानी अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन, बैंकों को मर्ज करना। इन दिनों बैंक अपने मर्ज हो रहे हैं, 3 बड़ी बैंक थी उनको मिला के एक बैंक बना दिया, 4 बैंकों को एक बैंक बना दिया, इसे अमलगमेशन कहते हैं। और कोई बैंक बहुत ज़्यादा घाटे में है, अमलगमेशन से भी वो लाभ की स्थिति में नहीं आएगी, तो उसका लिक्विडेशन कर दिया जाता है। और आगे इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कार्य है साख का नियंत्रण, और आगे इसका एक अलग से टॉपिक भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण यानी देश में क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। अनेक क्वांटिटिव और क्वालिटिव इसके मेथड्स हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय हैं, जिनका हम आगे अलग टॉपिक में अध्ययन करेंगे। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है कृषि साख, एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट देना। लेकिन जुलाई 1982 के बाद, क्योंकि 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड एक बैंक बनाई, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये बैंक ग्रामीण विकास और कृषि कार्यों के लिए लोन देने के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित है। अपनी यूनिट फर्स्ट में नाबार्ड का टॉपिक अलग से है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद में मैं आपको नाबार्ड के टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा। अगला महत्वपूर्ण कार्य देखिए, आप देख रहे हैं आर्थिक समंकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वीकली, मंथली, है ना, 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से हर बार आंकड़े प्रस्तुत होते हैं देश की वित्तीय स्थिति के बारे में। तो उन समंकों का एकत्रीकरण करना, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें पब्लिश करना और पब्लिश करके उसका प्रेजेंटेशन करना, प्रस्तुतिकरण करना, बताना, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला कार्य बैंकिंग शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित है। पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने स्टाफ के लिए, अपने ऑफिसर्स के प्रशिक्षण के लिए पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में अपने क्षेत्रीय कार्यालय जो है वहाँ पे, है ना, अलग अलग प्रशिक्षण के केंद्र खोल रखे हैं जहाँ पे ऑफिसर्स को और स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। अगला कार्य है मुद्रा का हस्तांतरण। राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों की जो मुद्राएं होती हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करना भी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है मुद्रा परिवर्तन, करेंसी को चेंज करना। यदि आपके पास में डॉलर है, कोई विदेशी आदमी, अमेरिका का आदमी हिंदुस्तान में घूमने आता है तो उसके पास में डॉलर है। अब वो यदि राजस्थान में घूमेगा, झुंझुनू में घूमेगा, तो रिक्शा वाला और होटल वाला उससे डॉलर के रूप में पेमेंट नहीं लेगा, वो उसको उससे रुपए मांगेगा। तो वो बैंक में जाके डॉलर दे के और बदले में रुपए ले सकता है। तो ये काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव बैंक्स होती हैं वो भी ये काम करती हैं। और अब तो ये काम और कई बैंकों को दे दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मनी ट्रांसफर एक्सचेंज भी बन गए हैं जहाँ पे जाके आप मुद्रा परिवर्तन करवा सकते हो। लेकिन ये सारी मुद्राएं जो बैंक वाले बदल के देते हैं, ये जमा अंत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही होती है। अगला कार्य है निक्षेप स्वीकार करना। निक्षेप कहते हैं जमाओं को, जमाएं स्वीकार करना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। यानी स्टेट गवर्नमेंट है या आपके कोई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, ये अपनी जमाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा सकती हैं, उनको एक्सेप्ट करता है। फिर है देखिए विकास वित्त की पूर्ति। विकास वित्त की पूर्ति का मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्त उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इससे क्या होता है, देश के तीव्र आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 15 पॉइंट बताए हैं, 15 बिंदु बताए हैं जो आपके फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से ठीक है। आपको इतने पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य के आने चाहिए, और इन पॉइंटों के अंदर क्या बात लिखनी है वो भी आपको समझनी होगी। और वैसे आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, यानी सारी बैंकों का हेड है, बैंक है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है देश की, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है। तो एक तरीके से जो देश का वित्तीय स्वास्थ्य है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, कि मंदी आ रही है तो उसके उपाय करना है ना, और आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करना, उनका पूरा एनालिसिस करना, ये सारा जो काम है इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको अगले टॉपिक में कुछ ऐसे काम बता रहा हूं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर सकता, मतलब प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य यानी प्रतिबंधित कार्य, ऐसे कार्य जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किए जाते। इसमें देखिए, जो पहला कार्य मैंने आपको बताया है वो है व्यवसाय पर रोक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार या व्यवसाय, बिजनेस नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या नहीं कर सकता है, अंशों के क्रय और उनकी जमानत पर ऋण नहीं दे सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आईपीओ के थ्रू या स्टॉक मार्केट के थ्रू किसी बैंक के शेयर नहीं खरीदता है, खरीद भी नहीं सकता है। और यदि कोई अंशों की जमानत पर शेयर को डिपॉजिट रख के विटनेस के रूप में, जमानत के रूप में, और लोन ले, तो वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं दे सकता है। तीसरा है जमाओं पर ब्याज देने पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो भी डिपॉजिट्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उनके बदले में उन्हें कोई ब्याज नहीं देता है। उल्टा उनके कोई फाइनेंशियल काम होते हैं ना, वो ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री के अंदर करके देता है। तो वो जब पैसा जमा करवाएंगे तो उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स को और उनको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। अगला है प्रतिभूति रहित ऋणों पर प्रतिबंध। यदि वो स्टेट गवर्नमेंट को या और किसी को लोन भी देता है तो प्रतिभूति रहित, अनसिक्योर्ड ऋण नहीं दे सकता, जमानत पर ही वो उनको ऋण देगा। वो जमानत आप विदेशी प्रतिभूति के रूप में रख सकते हो, सोने के रूप में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी अचल संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स है, उसकी जमानत पर भी कोई ऋण नहीं दे सकता है, और अचल संपत्ति का क्रय भी नहीं कर सकता है।
इस प्रकार ये 6-7 काम हैं जो मैंने आपको बताए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक में इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में, इसके पूंजी और निर्गमित पूंजी के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संगठन और प्रबंध के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मेन प्रशासनिक विभाग हैं उनके बारे में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों के बारे में और वर्जित कार्यों के बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मौद्रिक नीति जारी करती है वो किस प्रकार करती है, कब कब करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।